ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है हेल्थ कलश। आज हम बात कर रहे हैं अस्थमा को लेकर। आइए फिर से टॉपिक की ओर लौटते हैं। डॉक्टर साहब यही जानेंगे कि बहुत से हमने बातें जानी, लेकिन कफ पर एक बात हमारी टक गई थी। कफ आपने बताया था इसका सिम्टम, और अदर क्या सिम्टम्स हो सकते हैं? देखिए, कफ के अलावा पेशेंट सिर्फ 2 या 3 और सिम्टम्स को लेकर के आता है। पहले तो पेशेंट कंप्लेन करता है कि भाई थोड़ा छाती में उसको जकड़ाहट महसूस हो रही है। दूसरा पेशेंट आकर के हमें बोलता है कि जो कफ है, जो मैं खांसी करता हूँ, वो एक के बाद एक ऐसा लगता है कि भाई बस खांसता ही खांसता चला जा रहा है, कोई आराम नहीं मिल पा रहा है। कॉन्टिन्यूसली वो खांसता पे खांसता चलाता है, या तो कमरे से बाहर निकल के उसको बेटर फील होता है, या लेटा हुआ है तो बैठ जाएगा तब उसको बेटर फील हो रहा है। तो मेजरली ये 2 सिम्टम्स और लेकर के आता है कि एक तो छाती में जकड़ाहट होती है उसको, और दूसरी बात वो ये कहता है कि भाई मेरे को कफ एक के बाद एक आ रहा है। तीसरी एक चीज़ जो आजकल पेशेंट और आकर के हमें बताते हैं, वो कहते हैं कि जो कफ जब हम खांसी कर रहे हैं तो उसके साथ में स्पूटम यानी कि जो बलगम होता है वो बनता है, लेकिन वो बलगम बहुत आसानी से निकल नहीं पाता, अटकता है। उसको निकालने में बहुत एफर्ट करना पड़ता है, और उसी एफर्ट की वजह से ही वो एफर्ट ही खांसी में तब्दील होता है। पेशेंट बार बार कोशिश करता है किस तरह से बलगम निकल जाए तो उसको थोड़ा आराम हो। लेकिन प्रॉब्लम यही होती है कि बलगम इतनी इजीली नहीं निकलता, और ये रिपीटेड एफर्ट्स जो होते हैं वही खांसी में तब्दील होकर के अस्थमा की प्रॉब्लम बन जाती है। अगर हम लैब टेस्ट की बात करें तो इन्वेस्टिगेशंस किस तरह से? देखिए, पहली बात तो एक सबसे बड़ी ये जानने वाली है कि अस्थमा का डायग्नोसिस एक्सरे से नहीं बन सकता है। लोग यूजुअली कहते हैं भाई अस्थमा है तो आप सबसे पहले जाकर के एक्सरे करा लो, आपका एक्सरे में पता लग जाएगा अस्थमा है, जबकि ये सबसे बड़ा एक मिसकंसेप्शन है कि एक्सरे डायग्नोस कर देगा। एक्सरे के अंदर कोई भी चीज़ ऐसा कोई भी सिम्टम नहीं निकल के आएगा कि वो बता दे कि भाई इसको पेशेंट को अस्थमा है। हाँ, कुछ केसेस में अब वो बहुत रेयर हो गया है कि पेशेंट को पिजन चेस्ट डिफॉर्मिटी हो जाती थी, कबूतर की तरह से, क्योंकि पेशेंट खांसता बहुत था, जो रिब्स होती थी वो ऊपर की तरफ उठ जाती थी, और बाबा खांसने से इलाज नहीं लिया तो जो धड़ है ऊपर तो वो आगे की तरफ बल जाता था। जैसे कबूतर होता है कि आगे से ऐसे चेस्ट उसका बल जो होता है, पिजन होता है, शेप होती है, वही वाली शेप आ जाती थी। लेकिन अब क्योंकि लोग बहुत सजग हो गए हैं तो ट्रीटमेंट बहुत पहले ले लेते हैं, इसलिए ये चीज़ होती नहीं है। वरना कई बार शुरुआत में जब अस्थमा हमारे देश में फैलना चालू हुआ था कि ये लोगों को एक्चुअल में इसके बारे में जागरूकता हुई थी, तब ये डिफॉर्मिटी पिजन शेप्ड चेस्ट की डिफॉर्मिटी देखी गई थी। और अब इस क्लिनिकली हम कहें तो 0.1 या 0.2% के केसेस हैं जिनके अंदर में पिजन शेप्ड डिफॉर्मिटी मिलती है, वो भी वो केसेस जो कि जिन्होंने कभी इलाज नहीं करा है, अदरवाइज ये चीज़ हमें नहीं मिलती है। बाकी ब्लड टेस्ट की बात करें तो इसके अंदर 2 चीज़ें जो पॉजिटिव आती हैं। पहली चीज़ तो ईसनोफिलिया आता है, पेशेंट को ईसनोफिल लेवल बढ़ जाता है, और दूसरी बात है कि इसके अंदर इस पेशेंट का सीरम IgE लेवल, जो कि एंटीबॉडीज होती हैं अस्थमेटिक पेशेंट्स के, इनका लेवल बढ़ जाता है। तो ये 2 चीज़ें क्लिनिकली पॉजिटिव आती हैं, इनके माध्यम से पता लगता है। कुछ एडवांस केसेस में अगर हम जानना चाहें कि भाई जो अस्थमा है किस स्टेज का पहुंच गया है या बहुत ज़्यादा तो नहीं हो गया, तब हम पेशेंट का CT करवाते हैं। उसके अंदर अगर कोई मेजर चेंजेस आए हैं, लंग्स के अंदर कोई मेजर चेंजेस हैं, तो वो उसके अंदर पता लग जाता है, स्किन से देखा जाता है। ठीक है। अगर हम होम्योपैथी के माध्यम से समझें कि एलोपैथी की हमने बात की थी, उसका एक स्टेज ऐसी आती है कि अधिकतर लोग जो है हैबिचुअल हो जाते हैं, जो पफ वगैरह लेते हैं जो भी। लेकिन अगर होम्योपैथी की बात करें तो इसके माध्यम से हम कैसे जो है अस्थमा पे हम कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर कहें कि जड़ से मिटा सकते हैं? देखिए, पहले हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, होम्योपैथिक मेडिसिन बाद में है। ठीक है। मेजर बात है कि अगर हमें किसी भी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर का इलाज करना है, कोई भी छाती संबंधित कोई भी रोग है, उसका इलाज करना है, तो हमें मोटी-मोटी 3-4 चीज़ों का बात रखना है। पहली बात तो हमें पहले देखना है कि कॉज क्या हो रहा है। ठीक है। यदि हमें किसी खाने की चीज़ से एलर्जी है तो हमें उसको छोड़ना है। ठीक है। अगर हमारे घर में अगर कुत्ते बिल्ली हैं जिनसे हमें एलर्जी हो रही है, बच्चे को, घर में छोटे बच्चे को उसके पास जाता है और खांसना चालू करता है, सबसे पहले उस जानवर को घर से बाहर निकालिए। फिर आपको पता है कि इस सीजन में आपको दिक्कत हो सकती है, आप घर से बाहर निकलेंगे तो आप कोशिश करिए कम से कम बाहर निकलें। आपको पता है कि इस तरह की स्मोक से आपको दिक्कत हो सकती है, आप इस एटमॉस्फेयर में जा रहे हैं, आपको एक एरिया में जहाँ पे 10 आपको फैक्ट्रीज हैं जहाँ से बहुत स्मोक निकलती है, कोशिश करें कि आप उस एरिया में ना जाएं। ठीक है। सावधानी में पहला बात, कोई भी इलाज का पहला स्टेप है सावधानी बरतना। ठीक है। आपने सावधानी बरती तो वही जो कहावत है कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। बिल्कुल। सावधानी बरती है तो सबसे पहले तो आप बीमारी से बचेंगे। बिल्कुल। दूसरी चीज, जब आपने ये चीज पता कर लिया कि उसका आपकी बीमारी को बढ़ाने वाला कारण क्या है, उस कारण से आपने छुटकारा पा लिया, ठीक है, उसके बाद रोल आता है आपकी डाइट का कि कैसी डाइट लेनी है, आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना है। मेजर बात, जंक फूड बिल्कुल बंद करिए। ठीक है। वो चीज़ें जिनके अंदर विनेगर पड़ता है, जिनके अंदर ज़्यादा खटाई होती है, वो चीज़ें अस्थमा को बढ़ाती हैं।
बहुत अधिक स्पाइसी खाना नहीं खाना है अस्थमा के पेशेंट को, नॉर्मल खाना खाना है। बहुत ज़्यादा कभी कभार चलता है, लेकिन नहीं कि भाई रोज़ आप एक्स्ट्रा हरी मिर्च डलवाते हैं या एक्स्ट्रा तेज साथ में चटनियाँ भी खाते हैं। प्रिजर्वेटिव वाली चीज़ें, अचार, जैम्स, जेलीज, केचप, टोमेटो सॉस, ये सब चीज़ें बंद करिए, ये सब चीज़ें बंद करिए। प्रिजर्वेटिव्स अस्थमा की प्रॉब्लम को बढ़ाते हैं। और सबसे ज़रूरी बात, आप कोशिश करिए कि एक बार स्टीम ज़रूर लें रात को सोते हुए, डेली। जो अस्थमा के पेशेंट्स हैं एक बार रात को सोते हुए स्टीम जरूर लें, ताकि जो भी दिन में अपना अगर वो बाहर घूमे तो जो भी उनके एलर्जेंस नाक में सेटल हुए हैं या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, जो पूरे श्वास की नली में सेटल हुए हैं, वो स्टीम लेने से वो बाहर निकल जाए, ताकि उनको नींद अच्छी आएगी। ऐसा नहीं होगा कि रात को 2 बजे अचानक उठना पड़ेगा खांसते खांसते कि जी मेरे सांस नहीं आ रहा हो, मैं कुछ करो। वो एक पैनिक की स्टेट उस टाइम पे नहीं बन पाएगी। क्रॉनिक स्टेज के लिए वो आप अपने आप को पहले से प्रिपेयर कर रहे हैं कि आपकी डिजीज क्रॉनिक स्टेट में पहुंचे ना। ऑब्वियसली बात है, हम पहले से ही प्रिकॉशंस ले लेंगे सारे क्योंकि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। तो हम अगर ये कर लेंगे तो ऑब्वियसली बात है हमारी जो डिजीज है वो बढ़ेगी नहीं, और पहले से ही हमारी तरफ से भी जो हम स्टेप्स ले रहे हैं उसकी तरफ से भी एक अच्छा स्टेप होगा और हमारे लिए ही फायदेमंद होगा। अब इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो, और देखिए मेडिसिन की बात करें तो हम होम्योपैथिक मेडिसिन की बात करें, बहुत इनिशियल स्टेज से ही मेडिसिन चालू कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि वो कितने टाइम तक चलनी है, वो सब डिपेंड करता है पेशेंट की स्टेट क्या है, किस क्या एज है। लेकिन कुछ मेडिसिन होती हैं जैसे आर्सेनिक एल्ब, इपेकैक, फॉस्फोरस, ब्लाटा, कुछ मेडिसिन हैं जो कि बहुत कॉमनली यूज की जाती हैं क्लिनिकली। लेकिन जैसे ही आपको सिम्टम्स आए, कोशिश करिए कि आप सबसे पहले अपने नियरेस्ट होम्योपैथिक फिजिशियन से मिलिए। जो बेसिक आपके लैब टेस्ट हैं आप वो कराइए, ताकि जितनी हो सके आपका डायग्नोसिस बन सके। आपका डायग्नोसिस बनेगा, अपने नियरेस्ट जो आपके घर के पास भी होम्योपैथिक चिकित्सक हैं उनसे मिलिए, अपनी सारी कंप्लेंट्स बताइए। उन कंप्लेंट्स के आधार पे वो आपको जितनी जल्दी हो आपको मेडिसिन, कोई भी चाहे जो जिनके मैंने अभी नाम लिए या कोई और स्पेसिफिक मेडिसिन, अच्छी मेडिसिन आपके हिसाब से आपको देंगे। तो जितनी जल्दी आप उसका डायग्नोसिस बनाकर ट्रीटमेंट लेंगे उतनी जल्दी आराम होगा, उतनी जल्दी फायदा होगा। जी बिल्कुल, यानी कि बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन हमें आपके माध्यम से मिली, और ये भी समझा कि हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी, ताकि जितने भी पेशेंट हैं अस्थमा के, वो आशा करते हैं कि सुन रहे होंगे, और आपके आसपास भी कोई है तो उनको भी ये सब बातें बताएं, और आखिरकार वो भी ठीक रहने चाहिए, आपके पड़ोसी हो जो भी हो। लेकिन इन बातों का हमेशा ध्यान रखें, तभी आप हेल्दी रह पाएंगे। लेकिन आपसे एक एडवाइस ज़रूर लेना चाहेंगे अपने दर्शकों के लिए, ताकि वो लोग हमेशा इन बातों को ध्यान रख सकें। देखिए, अस्थमैटिक पेशेंट्स के लिए मेजर बात है स्मोकिंग से बचें। स्मोकिंग, अल्कोहल अगर करते हैं बिल्कुल उसको काटें, क्योंकि सिर्फ आपको ही होने के नहीं, आपके आगे बच्चों को होने के भी चांसेस हैं। अस्थमा होने के ये एक हेरिडिटरी डिसऑर्डर है, जीन्स टू जीन्स अपना ये कैरी होता है। तो स्मोकिंग से जितनी जल्दी आप बच सकते हैं, जितना अगर आप करते हैं तो उसको कट डाउन करिए, नहीं करते तो बहुत अच्छी बात है। अल्कोहल लेते हैं तो उसका सेवन बिल्कुल मिनिमम कर दीजिए, खत्म कर दें, उससे बढ़िया कोई बात नहीं होगी। 2 मेजर आज के डेट में यही मेन पॉजिटिव फैक्टर्स आ रहे हैं जो कि अस्थमा को फैला रहे हैं हमारे देश में। तो यदि इन दोनों पे हम अगर रोक लगा सकेंगे अपनी तरफ से, तो मेरे ख्याल से अस्थमा के ऊपर भी हम कंट्रोल कर पाएंगे। बिल्कुल, यानी कि ये बीमारी जो है इस पर बिल्कुल कंट्रोल कर पाएंगे, और हमारे जितने दर्शक हैं उन्हें आशा करते हैं ध्यान से सुना भी होगा, और जितनी भी सावधानियां बताई गई हैं और इसको अपनाएंगे और अपने आप को स्वस्थ रखेंगे। आप यहाँ तक आए इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, आज हेल्थ कलश में इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे एक अगला टॉपिक लेकर, लेकिन आज के लिए हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।